हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनल और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। ये क्या है? आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में मिला था जब हम दिल्ली सुल्तान के आर्किटेक्चरल स्टाइल को पढ़ चुके थे। आपको पता है कि आर्किटेक्चरल कैटेगरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला, मंदिर बनाने पे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था, ठीक है, जिसमें नागरा स्टाइल एंड आपने द्रविड़ स्टाइल के मंदिर देखे थे। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में एंड द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में। दूसरी कैटेगरी थी आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम में कौन कौन से आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए, जिसमें आपने देखा था कुतुब मीनार, ठीक है, दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, कुवैत अल इस्लाम, जिसे कौन बनवाया था? कुवैत अल इस्लाम मॉस्क को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। थर्ड था बेटा आपका रीजनल और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। तो उसी टॉपिक को हमको कंटिन्यू करना है। उसमें आपने पढ़ा था बंगाल। सबसे पहला ये क्या थे? बंगाल, बिहार, गुजरात, दक्कन, जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्या थे? ये सब ऐसे किंगडम्स थे जो कि दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में नहीं थे। उनके ऊपर किसी राजा का शासन नहीं चलता था। वो सारे किंगडम्स फ्री थे, वो अपने मन से कुछ भी कर सकते थे। वहाँ का एक गवर्नर होता था और उसके अंडर में वो राज्य हुआ करता था। जैसे बंगाल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में 2 हिस्टोरिकल प्लेस हैं, 2 अच्छे आर्किटेक्चरल स्टाइल के एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। ये एक तो था दखिल दरवाज़ा और दूसरा था अदीना मस्जिद। तो अदीना मस्जिद पांडुआ में है एंड जो दखिल दरवाज़ा है वो आपका गौर में है। तो ये किसने बनवाया था? इस बात पे हम लोगों ने कल नहीं डिस्कस किया था, तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, जो दखिल दरवाज़ा था उसको बारबक शाह नाम के शासक ने बनवाया था। बंगाल में एक बारबक शाह नाम का शासक हुआ, उसने दखिल दरवाज़ा को बनवाया था एंड सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद को बनवाया था। तो इसको याद रखिएगा। आप अपने फ्रंट पेज को ओपन करके कल वाला उसको देख लीजिएगा कि जो आपका दखिल दरवाज़ा है उसको बारबक शाह ने बनवाया एंड जो अदीना मस्जिद है उसको सिकंदर शाह ने बनवाया। आगे इसमें आपने पढ़ा था द एक्सटीरियर ऑफ द बेस्ट वॉल इज द वेस्ट प्रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ द मॉस्क एंड इज फेस्ड विथ स्मूथ ब्लू ग्रे बेसाल्ट अप टू हाइट ऑफ 11 फीट। बताया गया था कि जो ये मस्जिद थी या जो दखिल दरवाज़ा था, इन सब बिल्डिंग्स के जो वॉल थे, दीवारें जो थी, वो ब्लू ग्रे बेसाल्ट से ऊपर तक 11 फीट तक क्या थी? कलर्ड थी, प्रिजर्व की गई थी, जिससे उस पर किसी चीज़ का असर ना पड़े। बाहर से कोई भी, जैसे होता है ना, मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ जाता है बिल्डिंग्स पे, या कोई भी बाहर का चीज़ आया, गंदगी आई, तो उन सब से प्रिजर्व करने के लिए उस पर ब्लू ग्रे बेसाल्ट का यूज किया गया था। तो बंगाल में आप क्या समझे? बंगाल क्या है? एक प्रांतीय राज्य था, एक प्रोविंशियल रीजनल किंगडम था, मतलब आसपास का एक ऐसा एरिया था जो फ्री था और वहाँ के जो गवर्नर्स थे उन्होंने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया। एक तो अदीना मस्जिद और दूसरा दखिल दरवाज़ा। दूसरा प्रोविंशियल किंगडम है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो देखिएगा, इन गुजरात द बिल्डिंग डिस्प्ले अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स। द जामी मस्जिद एंड द बीबी अच्युत कुकी मॉस्क एट अहमदाबाद आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चरल ब्यूटी। गुजरात में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। किसमें? बिल्डिंग बनाते टाइम में, ठीक है। आप वहाँ के बिल्डिंग्स को अगर देखेंगे तो आपको हिंदू मुस्लिम धर्म का मिक्सअप मिलेगा। कैसे? आप देख सकते हैं कि एक जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद देखिए यहाँ अहमदाबाद में है और इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं बुक में अपने, ये जामी मस्जिद है। और एक अच्युत कुकी मॉस्क एट अहमदाबाद, ये मस्जिद भी आपका अहमदाबाद में है, जो कि आर्किटेक्चरल ब्यूटी को बताता है कि कैसे बिल्डिंग्स में कितनी सुंदरता होती थी, कितने अच्छे डिजाइन्स यूज किए जाते थे। नेक्स्ट है बेटा दक्कन। दक्कन को मैंने बार बार बताया है, साउथ पार्ट को बोलते हैं। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज Deccan. In the Deccan, Persian influence became prevalent as many rulers of the Bahmani kingdom belonged to Persia. दक्कन में पर्सियन इन्फ्लुएंस मतलब पर्सियन जो पर्सियन स्टाइल थी वो ज़्यादा प्रभावशाली थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बहमनी राज्य के जो रूलर्स थे
वो पर्सिया से बिलोंग करते थे। इसी नाते दक्कन में ज़्यादातर कौन सी स्टाइल ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी? पर्सियन स्टाइल। द टॉम्ब ऑफ महमूद गवान एंड मदरसा बिल्ट बाई हिम एट बिदार स्पीक ऑफ द इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि दक्कन में हमको कौन सा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, कौन सी बिल्डिंग देखने को मिल सकती है? तो टॉम्ब ऑफ महमूद गवां, महमूद गवां का मकबरा। ठीक है, टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा। और क्या देख सकते हैं हम लोग? मदरसा, उसी ने एक मदरसा भी बनवाया था बिदार स्पीक में, उसको भी हम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रभावशाली है। जामा मस्जिद इन गुलबर्गा, तो ध्यान दीजिएगा, जामा मस्जिद इन गुलबर्ग, गोल गुम्बद इन बीजापुर एंड द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह आर स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम दिस पीरियड। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप प्रोविंशियल रीजनल किंगडम्स में ध्यान देंगे कि जो जामा मस्जिद है आपका गुलबर्ग में, गोल गुम्बज है जो आपका बीजापुर में, और टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, ठीक है, ये तीनों बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस शो करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जामा मस्जिद आपको पता चलेगी कि ये सबसे बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस मस्जिद भी है, बहुत प्रभावशाली है। अब हम देखते हैं बीजापुर। बीजापुर भी क्या है? एक आसपास का इलाका है जो किसी के अंडर में नहीं था, तो वहाँ का भी जो शासक होगा वो क्या करेगा? कुछ बनवाएगा। द गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाई मोहम्मद आदिल शाह। देखिए, मोहम्मद आदिल शाह का भी आपने नाम पहले देखा ना कि इसका मॉन्यूमेंट है, इसका स्मारक है, इसका मकबरा बनवाया गया है। तो ये रूलर था, कहाँ का रूलर था? बीजापुर का रूलर था। ऐसे ही दक्कन के भी कुछ रूलर्स रहे होंगे, गुजरात के रूलर्स रहे होंगे, जैसे मैंने बताया आपको बंगाल के रूलर्स थे, कौन थे? सिकंदर शाह था, बरबक शाह था, उन्होंने भी कुछ बनवा रखा है ना। तो ऐसे ही बीजापुर का रूलर है मोहम्मद आदिल शाह। इसने क्या बनवाया? जियोमेट्रिक डिजाइंस एंड पेंटेड कैलीग्राफिक स्पेसिमेन हैव बीन फाउंड ऑन द गोल गुम्बज वॉल जस्ट बीनीथ इट्स गैलरी एट द हाइट ऑफ अराउंड 100 फीट। इसने क्या बनवाया है? बीजापुर में गोल गुम्बज बनवाया है, और इसमें क्या देखने को मिल सकता है आपको? जियोमेट्रिक डिजाइंस देखने को मिलेंगे और पेंटेड कैलीग्राफिक स्पेसिमेन। कैलीग्राफी क्या होता है? कल बताया गया था आपको कि कुरान की बातें, इस्लाम में एक बुक यूज होती है जिसे हम लोग कुरान कहते हैं, और कुरान की बातों को डिज़ाइन के फॉर्म में बिल्डिंग में यूज किया जाता था, ऐसे ऐसे लिख दिया जाता था, ठीक है, और डिज़ाइन के फॉर्म में, तो जिससे बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती थी। देख लीजिए आप लोग फिगर में, यहाँ पे मदरसा बिल्ट बाई महमूद गवान के द्वारा जो मदरसा बनवाया गया था, और आपको पता है मदरसा मीन्स क्या होता है? स्कूल। गोल गुम्बज बीजापुर का आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देगा किसका? किसके शासन का, किसके टाइम का? प्रोविंशियल रीजनल किंगडम्स का एग्जाम्पल है मंडू फोर्ट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हम्पी, ठीक है। तो हम्पी भी क्या था? किसी के अंडर में नहीं था, ये भी एक प्रोविंशियल रीजनल किंगडम है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इस पे ना तो दिल्ली सुल्तान्स का शासन हुआ, ना ही मुग़लों का शासन हुआ, तो इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। बाद में कुछ लोग आ सकते हैं अटैक करके, लेकिन जब ये फ्री थे तब यहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर आल्सो टुक ग्रेट स्ट्राइड्स अंडर द विजयनगर किंग्स। विजयनगर किंग्स, आपको पता है कि विजयनगर किंगडम में हिंदू राजा होते थे और ज़्यादातर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये विजयनगर किंग्स की एक विशेषता रही है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द 5 स्टोरीड गोपुरम एंट्रेंस गेट ऑफ द बिठाला टेम्पल, और जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है 5 स्टोरीड गोपुरम। गोपुरम आपको पता है ना, मंदिर शैली में आपने पढ़ा था। गोपुरम मीन्स होता है प्रवेश द्वार, एंट्रेंस द्वार को हम लोग कहते हैं गोपुरम। तो जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिठाला मंदिर, अभी आप देखोगे हम्पी में है, एक बहुत विशाल मंदिर है, और उसमें 5 स्टोरी, ठीक है, समझ सकते हैं कि एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी, ऐसे होती है। तो 5 स्टोरीड गोपुरम है, उसका बिठाला टेम्पल का जो गेट है वो 5 स्टोरी का बना हुआ है। आगे देखते हैं, दिस स्ट्रक्चर हैज ह्यूज कोर्टयार्ड्स, colonnaded marketplaces, domed stables, palace renaissance, sacred underground passages, small and big temples, and miniature and mammoth statues। क्या समझे इससे? ये जो बिठाला टेम्पल है, यहाँ पे ह्यूज कोर्ट यार्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े आंगन हैं। कॉलेंडेड मीन्स होता है कि कॉलम से, ऐसे एक साथ बहुत सारे कॉलम, ऐसे मार्केट
प्लेसेस हैं, कतार वाली जगह, जैसे हम कहते हैं ना लाइन से कोई चीज़ लगी हुई है, तो ऐसे बाजार हैं, ऐसे मतलब मार्केट के जगह हैं। डोम्ड स्टेबल्स हैं। डोम मीन्स क्या होता है? गुंबज वाले जगह, मतलब जगह जगह पे बिल्डिंग्स पे क्या यूज हुआ है? डोम यूज हुआ है। और सेक्रेट अंडरग्राउंड पैसेजेज, ऐसे ही बहुत सारे कह सकते हैं गुप्त स्थान भी हैं वहाँ पे, छोटे बड़े मंदिर भी हैं। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको इस सब का, कहाँ पे? बिठाला टेम्पल में। तो हम्पी में क्या है? बिठाला टेम्पल है, जिसका गोपुरम कैसा है? 5 स्टोरी का है। तो आप क्या समझे कि हम्पी, इसके अलावा हम्पी क्या हो गया आपका? रीजनल किंगडम का एग्जाम्पल हो गया। गुजरात, बंगाल, दक्कन, ये सब कैसे हैं? प्रोविंशियल रीजनल किंगडम हैं। अब देखेंगे इन्फो कैप्सूल में, इट इज़ सेड दैट डायमंड्स वेयर सोल्ड ऑन ए स्ट्रीट कॉल्ड द पान सुपारी स्ट्रीट इन हम्पी। ऐसा कहा जाता है कि हम्पी में एक गली हुआ करती थी और उस गली को कहा जाता था पान सुपारी गली, ठीक है, और वहाँ पे हीरे बेचे जाते थे, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस का। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्ट्रीट हैज़ बिन मार्क्ड बाई एन ASI बोर्ड। और इस रास्ते का, इस गली का जो एग्जैक्ट लोकेशन था, इसको ASI बोर्ड के द्वारा मार्क कर लिया गया था। तो 5 सुपारी स्ट्रीट आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए इसी में, द महानवमी दिब्बा इज अनदर स्ट्रक्चर इन हम्पी। महानवमी दिब्बा एक जगह है जो कि एक दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको हम्पी में। इट इज मैसिव एलिवेटेड स्क्वायर स्टोन स्टेज इन 3 layers विद 2 stairways फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट रीचिंग द टॉप। ये क्या है? एक बहुत बड़ा स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट प्लेस है तो हम्पी का, इस फिगर में हम क्या देख सकते हैं? मार्केट प्लेस है, और कॉलम की बात जो की गई है यहाँ पे देखिए, पिलर्स लगे हुए हैं कॉलम में। तो यहाँ पे हम लोग महानवमी दिब्बा की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा है? एक बड़ा सा स्क्वायर शेप का स्टोन का स्टेज है, और इस पर 3 लेयर की क्या बनी हुई है? स्टेयरवे, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। कहाँ पे जाने के लिए? ऊपर की तरफ जाने के लिए। नहीं समझे आप लोग? फिर से देखिए, एक चौड़ा सा स्क्वायर शेप का स्टोन स्टेज है, ठीक है, महानवमी दिब्बा जो है, और उस पर ईस्ट से और वेस्ट से ऊपर जाने के लिए 3 लेयर की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। The walls are full of carvings depicted elephants, dancing troops, men and women on horseback and ritualistic processions। ध्यान दीजिएगा, जो दीवारें हैं महानवमी दिब्बा की, उस पर बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी की हुई है। कौन कौन सी कलाकारी? जैसे हाथियों की कलाकारी, लोगों के नाचते हुए झुंड की कलाकारी, आदमी औरत, ठीक है, घोड़े के पीठ पर बैठे हुए, ये सारी कलाकारी दीवारों पर की गई है, ऐसे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जो दिल्ली सुल्तान थे, इस्लाम में घोर विरोध हुआ है किस बात का? कि दीवारों पर आदमी औरत का फिगर नहीं होना चाहिए। आप फूल बना सकते हो, आप कोई डिज़ाइन यूज कर सकते हो, कैलीग्राफी यूज कर सकते हो, लेकिन आदमी औरत यानी कि ह्यूमन की चित्रकारी करना दीवारों पर इस्लाम नहीं अलाउड करता है। तो ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलता है? हिंदू धर्म में मिलता है। और ये जो महानवमी दिब्बा है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो ऐसी कलाकारियाँ की हुई हैं वहाँ के वॉल्स पे। द ब्रोकन डाउन पैलेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर। वहाँ के टूटे हुए जो मंदिर और महल हैं, महल जो हैं, वो क्या हमको दिखाते हैं कि विजयनगर एम्पायर कितना ज़्यादा शान शौकत का रहा होगा, कितना ज़्यादा बढ़िया रहा होगा। द स्टेप्ड वाटर टैंक नियर महानवमी दिब्बा यूज एक्सक्लूसिवली बाय द रॉयल फैमिली फॉर रिलीजियस पर्पजेज। अब एक चीज़ हमको और देखने को मिलता है, जो महानवमी दिब्बा है वहाँ उसके बगल में एक हमको वाटर टैंक देखने को मिलता है, ठीक है, पानी का कह सकते हैं वाटर सोर्स है। उसको देख के क्या पता चलता है कि जो रॉयल फैमिली रहा होगा, जो शाही परिवार रहा होगा, वो अपने धार्मिक कोई भी उद्देश्य रहे होंगे, जैसे कथा पूजा हमारे घर पे होती है ना, तो ऐसे ही उन लोगों के घर में जो धार्मिक काम रहे होंगे, उसके लिए जो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, वो कहाँ से लेते थे? महानवमी दिब्बा के बगल में जो वाटर टैंक है वहाँ से लेते थे। is an example of the complex hydraulic system that prevailed during that period। और ये वाटर टैंक क्या दर्शाता है कि उस टाइम पे भी हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा था, मतलब पानी के लिए लोगों को तालाब के पास जाना पड़ता था। The adequate storage tanks, wells and a huge trough can still be seen in the इंटैक्ट स्टेट टुडे। और आज भी हमको वहाँ पे स्टोरेज टैंक्स यानी कि पानी इकट्ठा करने के जो हम कह सकते हैं टैंक्स होते हैं, कुएं होते हैं, और बड़े बड़े पात्र हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या समझे
प्रोविंशियल रीजनल किंगडम से आपने क्या समझा, उसमें क्या आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे फ्री किंगडम्स थे जिन्होंने, जहाँ के शासकों ने बहुत सारा बिल्डिंग बनवाया। जैसे बंगाल में आपने देखा, बंगाल में क्या देखा, दखिल दरवाज़ा देखा, ठीक है। आपने गुजरात में भी देखा जामी मस्जिद, आप बीजापुर में देख लीजिए गोल गुम्बज, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग बिल्डिंग देखने को मिली। हम्पी में बैठाला टेम्पल। तो ये ऐसा नहीं है, हमने कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने का मतलब क्या कि अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या बना, मंदिर बहुत ज़्यादा बने। सेकंड जो है वो आपका दिल्ली सुल्तान्स आए तो उन्होंने बहुत सारे इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स को क्रिएट करवाया। थर्ड जो प्रोविंशियल रीजनल किंगडम्स हैं वो भी आपको देखे कि उसमें भी बहुत सारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। और फोर्थ आप पढ़ेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर मीन्स कि जब मुग़ल आए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस का यूज किया बिल्डिंग बनवाने में। और इस एज को कहा जाता है बेटा, कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें जो डिज़ाइन यूज हुई उसमें सबसे अच्छा एज माना जाता है मुग़ल आर्किटेक्चर को। और बेसिकली अकबर से लेकर के जहांगीर का टाइम जो है, शाहजहां का टाइम जो है वहाँ पे सबसे टॉप पे होता है। शाहजहां के टाइम पे तो सबसे टॉप पे जाता है आर्किटेक्चर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर, ठीक है। The Mughals built magnificent forts, palaces, gates, public buildings, mosques, बाउलीज। बाउलीज मीन्स क्या होता है, वाटर टैंक और वेल, मतलब पानी का हम कह सकते हैं तालाब या कुआं। They also laid out many gardens. These gardens were heavily influenced by Persian style. Some of typical feature include pools, fountains and canals inside the gardens. क्या समझे आप लोग? जो मुग़ल थे, जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल शासनकाल कब से शुरू हुआ था आपको पता है? हुमायूं से लेकर स्टार्ट होता है और औरंगजेब पे जा कर के ख़त्म हो जाता है। तो देखिए जो मुग़ल थे इन्होंने बहुत ही शानदार किले बनवाए, महल बनवाए, गेट्स बनवाए। आपने देखा, आप देखेंगे आप बुलंद दरवाज़ा, ये सब एग्जाम्पल होगा तो आप देखेंगे इस सारी चीज़ों को। पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉस्क, मस्जिद, बावली मतलब वाटर टैंक जो हो गया, कुआं हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए, बगीचे बनवाए। ये गार्डन जो होते थे बहुत ही अच्छे से पर्सियन स्टाइल में सजावट होती थी इनमें, ठीक है। दीवालों में जैसे बाउंड्री जो होती थी वो बहुत अच्छे से उस पर कलाकारी की जाती थी। और इनमें पूल्स देखने को मिलता था हमको, फाउंटेन देखने को मिलता था, यानी कि फवारा देखने को मिलता था। और कहीं कहीं पे हमको बगीचों के अंदर ही कैनाल देखने को मिलता था, नहर देखने को मिलता था, यानी कि पानी की कोई कमी ना हो। जो गार्डन लग रहे हैं वहाँ पे पानी की कोई कमी ना हो, इसका जो बनवाने वाला था यानी कि जो रूलर होता था वो खास ध्यान रखता था, ठीक है। तो आपने मुग़ल आर्किटेक्चर में अभी बस इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आगे अभी इसको पढ़ना है। द रियल फेज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर बिगैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। सही मायने में मुग़ल आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है जब, तो वो कब से स्टार्ट होता है? अकबर के टाइम से। और आपको पता है ना अकबर बहुत ही फेमस किंग था, बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत ही अच्छा राजा था। तो उसने सही मायने में आर्किटेक्चर को डेवलप किया। ही ब्रॉट टुगेदर द फाइन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस एग्जिस्टिंग विद इन द कंट्री। वो क्या किया, बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल परंपराओं का, जो पुरानी परंपराएं थी, जो नई परंपराएं थी, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाता आर्किटेक्चर का। पर्सियन बिल्डिंग ट्रेडिशन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल्स। पर्सियन बिल्डिंग ट्रेडिशन क्या हुआ कि पर्सियन स्टाइल जो अडॉप्ट करते थे कुछ लोग, ठीक है, एक दूसरी कंट्री थी ना पर्सिया, तो वहाँ के स्टाइल्स को भी अडॉप्ट करके वो लोग यहाँ के बिल्डिंग बनाने में यूज करते थे। अकबर बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स विच इंक्लूड द आगरा फोर्ट। अकबर ने बहुत सारे सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनवाए, जिसमें से क्या आता है? आगरा फोर्ट, आगरा का किला। बहुत सारे लोग अभी भी देखने जाते हैं, वो किसने बनवाया था? अकबर ने। जहांगीर कंप्लीटेड अकबर्स म्यूजियम इन सिकंदरा नियर आगरा। और जहांगीर ने अकबर का मकबरा, म्यूजियम वर्ड आएगा तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है बेटा? मकबरा, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर ने क्या किया था? अकबर के मकबरे को सिकंदरा में, आगरा के पास है वो, वहाँ पे कंप्लीट करवाया था। पूरा नहीं हो पाया था वो अकबर के टाइम में। इट इज़ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑन ए पोडियम। ये जो अकबर का मकबरा है ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, एक पोडियम पे बना हुआ है। इट हैज कियोस्क विद द सेंट्रल डोम एब्सेंट। इसके ऊपर क्या है?
बहुत ही बड़ा कियोस्क। कियोस्क का मतलब समझिएगा कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर एक लंबा सा जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर खड़ा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कियोस्क। जैसे इस बिल्डिंग में आपको दिखाई दे रही है। तो जो अकबर का मकबरा था उसके ऊपर भी क्या था, एक लंबा सा कियोस्क था। फिर देखेंगे जहांगीर इज वेल नोन फॉर लेइंग गार्डन्स विच लुक लाइक पर्सियन कारपेट्स। जहांगीर को बहुत अच्छा माना जाता है कि गार्डन लगाने के लिए, बगीचे का बहुत शौकीन था, फूलों का बहुत शौकीन था जहांगीर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बगीचे लगवाता था। सम ऑफ द गार्डन्स ही लेड द शालीमार एंड निशात बाग इन श्रीनगर। उसके कुछ फेमस बगीचे हैं, जैसे शालीमार बाग हम देख सकते हैं, निशात बाग देख सकते हैं श्रीनगर में, आज भी लोग देखने जाते हैं। ही वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट हिज वाइफ नूर जहाँ बिल्ड द म्यूजियम ऑफ हर फादर इत्माद उद दौला। वह उस टाइम में उसी के शासन के समय में उसकी वाइफ नूरजहाँ, ठीक है, जहांगीर के वाइफ का नाम था नूरजहाँ। इस चैप्टर में शायद एक दो आपका जो पिछला चैप्टर था उसमें कुछ बातें छूट गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में शायद आप लोगों ने बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है, तो उन सारी बातों को आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आप बिल्डिंग के थ्रू इतना जानिए कि अकबर का बेटा था जहांगीर और जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ। उसने अपने पिता का मकबरा बनवाया था और उसको क्या कहेंगे हम लोग, इत्माद-उद दौला। औरंगजेब बिल्ड द मोती मस्जिद विद इन द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड बादशाही मॉस्क इन लाहौर। औरंगजेब में भी, जैसे औरंगजेब जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। तो ये तो बताया गया कि नूरजहाँ ने क्या बनवाया था, इत्माद-उद-दौला उद्दौला क्या बनवाया था, म्यूजियम, अपने पिता का जो वो था मकबरा। ये देखिए आगरा में है, ताम्बाफ इत्माद-उद-दौला मकबरा इत्माद-उद-दौला का। तो ये तो आगरा में है और इसको किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। और औरंगजेब ने क्या बनवाया, मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद बनवाया उसने रेड फोर्ट के बीचों बीच में, और बादशाही मस्जिद बनवाया उसने लाहौर में। तो ये औरंगजेब ने बनवाए हैं 2 बिल्डिंग्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट प्लेस हम्पी का, टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला आगरा में। अब ग्लोबल कनेक्ट है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, विद द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। कंसोलिडेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे साम्राज्य मजबूत होता गया, कंसोलिडेट होता गया, स्ट्रांग होता गया, द मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। मुगल आर्किटेक्चर जो था, मुगलों की बिल्डिंग बनाने में जो कलाकारी थी वो अपने टॉप पे पहुंच गई, ठीक है, अपने हाइट पे पहुंच गई। टुवर्ड द एंड ऑफ जहांगीर्स रेन, जहांगीर के शासन के खत्म होते होते बिल्डिंग्स केम टू बी मेड एंटायरली ऑफ मार्बल एंड द वॉल्स वेयर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल डिजाइंस विथ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। जहांगीर के शासन खत्म होते होते बिल्डिंग्स जो थी वो बहुत सुंदर बनने लगी, उसमें पूरी तरह से मार्बल यानी कि संगमरमर का यूज होने लगा, और जो दीवारें थी वो फ्लोरल डिजाइन, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्तियां ऐसे सारी डिजाइंस यूज होती थी, और सेमी प्रीशियस मतलब महंगे महंगे पत्थर यूज होते थे दीवार बनाने में, और संगमरमर यूज होते थे। ऑल दीज फीचर्स आर एविडेंट इन द टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला। और ये सारी चीज़ें हमको इत्माद-उद-दौला के मकबरे में दिख सकती है। हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप आगरा जाएंगे तो आपको वहाँ पे टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला दिखेगा। और किसका मकबरा है बेटा, तो नूरजहाँ, जहांगीर की जो वाइफ है उसके पिता का मकबरा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि दीवारों में पत्थरों का यूज हुआ है, किस तरह से पूरा मार्बल यूज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, द मुगल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्सियन एंड इस्लामिक टेक्निक्स। जो मुगल आर्किटेक्चर था, यानी कि मुगलों ने जो आर्किटेक्चर के स्टाइल अपने आप में अडॉप्ट की थी, उसमें मिक्सचर था किस किस का, इंडियन यानी कि इंडियन तरीके भी यूज़ थे, इंडियन डिज़ाइंस भी यूज़ थी, पर्सियन स्टाइल्स यूज़ थी, एंड इस्लामिक स्टाइल, इस्लामिक टेक्निक भी उसमें यूज़ थी। इट आल्सो रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, बट मोर सिग्निफिकेंटली इट शोज द एस्थेटिक टेस्ट ऑफ मुगल रूलर्स एंड देयर लव फॉर पोएट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेचर। ध्यान दीजिएगा, इस मुगलों के टाइम में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुए उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलता है। एडवांसमेंट मीन्स क्या होता है, नयापन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का यूज वो लोग कर रहे थे, उनके पास बहुत शान शौकत थी, बहुत ही धन दौलत था, तो इस नाते वो लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्स का तो यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको क्या दिखाई देता है कि वो
कितना ज़्यादा सुंदरता के प्रेमी थे, कितना ज़्यादा उन्हें एंजॉयमेंट था उस चीज़ में, कितना ज़्यादा वो चाहते थे, कलाकारी से कला के प्रेमी थे। मुगल शासक जो थे क्या थे, वो कला के प्रेमी थे। ये चीज़ हमको उनके बिल्डिंग्स को देख करके पता चलता है। साथ ही साथ उनका लव फॉर पोएट्री मीन्स कविता की तरफ उनका आकर्षण, और नेचुरल ब्यूटी का वो लोग बहुत यूज करते थे, प्लांट्स का, फ्लावर्स का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी बहुत यूज करते थे अपने कलाकारी में। आगे देखिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट है, ये मैं बताना भूल गई, इसको देख लीजिएगा। फ्यू ऑफ मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड वाज बिल्ट बाय शेर शाह एट सासाराम एंड दिल्ली। आपको पता है कि हुमायूं के बाद जो आया था मुगलों के टाइम में, हुमायूं को भगा के फिर कौन आया था, शेरशाह आया था हुमायूं को हरा करके। तो इन चीज़ों में जैसे इसको भी हम मुगल टाइम पीरियड में लेंगे क्योंकि उसी में शेरशाह भी आया था इंडिया में। तो उसने क्या किया था, उसने भी कुछ बिल्डिंग्स बनवाए हैं, और उनमें से एक एग्जांपल है कि शेरशाह ने सासाराम और दिल्ली में कुछ चीज़ें बनवाई हैं। तो देख लेते हैं क्या है। द आउटस्टैंडिंग अमंगस्ट दीज इज म्यूजियम ऑफ शेरशाह एट सासाराम, जिसमें से एक तो है शेरशाह का मकबरा, और वो कहाँ पे है, सासाराम। सासाराम एक जगह का नाम है, वहाँ पे शेरशाह का मकबरा है। दूसरा क्या है, इट वॉज बिल्ट एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज पॉन्ड, ये एक बड़े से तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है शेरशाह का मकबरा। कहाँ पे, सासाराम में। इट वॉज बिल्ट It has been built on a high square platform with graceful kiosk at the corners. It has arched veranda which gives it a terraced effect. It massive dome rises in the stages. कैसे बना हुआ है, एक तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है सासाराम में, और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कियोस्क यूज हैं। कियोस्क आपको पता है ना, गुंबज के ऊपर जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कोने कोने पे कियोस्क हैं, और इसमें आर्ट बरामदा है। बरामदा मीन्स जैसे बरामदा हमारे घर पे होता है ना, उसी टाइप का कुछ है, बरामदा उसी को कहेंगे हम। और आर्ट मतलब जो एंट्री होता है, जैसे दो पिलर्स हैं और जहाँ से हम लोग जाते हैं, तो एंट्रेंस द्वार नहीं कह सकते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे घर बनते थे कि चारों तरफ से हॉल होता था, बरामदा खाली होता था, और उस पर ऐसे झुकाव होती थी, आर्चेज सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे आर्चेज बरामदा होते थे, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है मुगल आर्किटेक्चर का। तो शेरशाह ने क्या बनवाया, अपना मकबरा बनवाया हुआ है सासाराम में, जो कि एक तालाब के बीचों बीच में है। अब हमको पढ़ना है फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, परफेक्ट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री इन द बिल्डिंग्स एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन विथ वाइट मार्बल इनले वर्क। लेटर प्योर मार्बल बिकेम ए वेरी पॉपुलर मटेरियल फॉर बिल्डिंग्स। सबसे अच्छी बात हमको देखने को मिलती है कि परफेक्ट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, बिल्डिंग्स में हमको एक परफेक्ट रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती थी या बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती थी। रेडियल मीन्स हम कह सकते हैं सर्कुलर, या बायलेटरल मीन्स ऐसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल हम कह सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में जिसको हम डिवाइड कर सकें। उसके बाद क्या था, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। जितने भी पहले के मुगल्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा लाल पत्थरों का यूज करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लाल पत्थरों का ज़्यादा यूज करते थे, और साथ ही साथ सफ़ेद संगमरमर का भी यूज करते थे सजावट के लिए। बाद में क्या हुआ, शाहजहाँ के टाइम से आप देखेंगे कि शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा वाइट मार्बल का यूज़ किया है बिल्डिंग बनवाने में, उसने बहुत ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया है, रेड सैंडस्टोन को वो ज़्यादा नहीं यूज़ करता है। तो आप क्या समझे, पहला फीचर कि बायलेटरल रेडियल सिमेट्री देखने को मिल सकती है हमको, बहुत ज़्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज होता है, लेकिन बाद में जो लेटर मुगल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शाहजहाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट मार्बल का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा बेटा, द यूज ऑफ आर्चेज, मीनार एंड डोम्स कंटिन्यूड। आर्च बनाना, आर्च आपको पता है क्या होता है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो लगा बिल्डिंग्स में यूज होता है, आर्क का यूज, मीनार का यूज, ठीक है, पिलर कह सकते हैं, तो इन सब का यूज कंटिन्यूअस हो रहा था। गुंबज का यूज, गुंबज तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है, ठीक है, मस्जिदों में बहुत देखने को मिलता है हमको, तो ये सब हो रहा था, ये भी मुगल आर्किटेक्चर का एक फीचर है। द लेइंग ऑफ गार्डन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। गार्डन बनाना, ठीक है, बगीचा बनाना, ये मुगलों की बहुत अच्छी विशेषता थी। आप इससे पहले नहीं देख रहे थे कि जो गार्डन बनाने का बहुत अच्छे तरीके से तरीका स्टार्ट हुआ, वो मुगलों के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विथ रिफ्लेक्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस।
बिल्डिंग्स को डेकोरेट करवाना। आपको पता है मुगल क्या थे, कला प्रेमी थे, सुंदरता प्रेमी थे, नेचुरल ब्यूटी उनको बहुत अच्छी लगती थी। इसी वजह से वो जो भी बिल्डिंग बनवाते थे उसको बहुत ज़्यादा साज सज्जा, बहुत ज़्यादा सजावट उसमें करवाते थे और उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी यूज होता था, बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसा लगेगा तभी तो किसी चीज़ को हम डेकोरेट कर सकते हैं। दे यूज्ड द आर्ट ऑफ Petra Dora on ceramic tiles inlaid with colored and semi-precious stones. Carved and inlaid stone work is another important feature which is reflected by the making of jades or pierced marble screens on the intricate designs. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो पित्रा दौरा है इसको समझिए। इसका मतलब क्या है, आपको ताजमहल में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कलरफुल पत्थरों को या रंगीन पत्थर जो होते थे उनको काट काट करके बिल्डिंग्स में उनके डिज़ाइन बनाई जाती थी, फूल पत्ते मोर, ठीक है। ये सब डिज़ाइन आपको इस्लामिक एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जितने भी इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो पत्थरों को काट काट करके कलरफुल डिज़ाइन बनाया जाता था और ऐसे ही पत्थरों का यूज, मतलब कलरफुल पत्थरों को यूज किया जाता था जेल बनाने में भी, मार्बल का यूज किया जाता था जेल बनाने में भी। तो ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपका है पित्रा दूरा, इसका मतलब है कि कलरफुल पत्थरों को काट करके डिज़ाइन बनाना बिल्डिंग्स पे। नेक्स्ट एंड लास्ट है फीचर मुगल आर्किटेक्चर का, अदर एलिमेंट्स इंक्लूडेड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ छत्रीज, डोम्ड कियोस्क, रेस्टिंग ऑन पिलर्स, छत्रीज एंड झरोखाज, प्रोटेक्टिंग बालकनीज सपोर्टेड ऑन कार्बल्स विथ हुड, रेस्टिंग ऑन द कॉलम्स बिकेम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड। इसके बाद और भी जो एलिमेंट्स हैं इस पीरियड के वो क्या हैं, छत्रीज का बनाना, छतरी टाइप का, डोम के ऊपर कियोस्क का बनाना, पिलर्स का बनाना, छज्जा बनाना, ठीक है। यहाँ पे ये छज्जा लिखा हुआ है, छज्जा ऐसे जानते हैं घर के सामने छज्जा होता है, जंगले के सामने आपके घर पे खिड़की होगी तो वहाँ पे छज्जा होता है। तो ये सब बनाने का तरीका, खिड़की मीन्स झरोखा, ये सारी चीज़ें जो थी ये मुगलों ने स्टार्ट कर दी थी अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। इन सारी चीज़ों का यूज करते थे वो लोग, खिड़की बनवाना, छज्जा बनवाना, ठीक है, पिलर का यूज करना, कियोस्क का यूज करना, गुंबज का यूज करना। तो ये सारी बातें हैं। तुमने मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया है, फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पढ़ लिया है और अब आगे हमको केस स्टडी करना है बेटा शाहजहाँ के बारे में, ताजमहल के बारे में और एक आध बिल्डिंग जो हमारी छोटी होगी उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और कहीं पे किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो बाद में कंसल्ट कर सकता है, क्लास में पूछ सकता है, कॉल के थ्रू पूछ सकता है। सो ठीक है बेटा, थैंक यू।